everyone, my name is Ayushi Arora and I welcome you all to my YouTube channel. I hope all of you are doing well. मैं आपका स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल पर और आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दें और जिसको भी ये वीडियो सुनना है उसको शेयर कर सकते हो, मतलब जिसके लिए भी ये यूजफुल रहे आप अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर सकते हैं। बिफोर मूविंग ऑन आई वुड लाइक टू से कि इस चैप्टर की ऑलरेडी 5 वीडियोस बन चुकी हैं। अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप पहले एक बार जाकर प्रीवियस वीडियोस देख लें, तभी आपको समझ में आएगा कि हमने क्या क्या अभी तक किया है। और मैंने आपको ये भी बताया था कि मैंने अपना एक फेसबुक पेज बनाया है आयुषी एकेडमी के नाम से, तो अगर आप फेसबुक भी चलाते हैं तो आप फेसबुक पे भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। और उस फेसबुक पेज पे मैं सारी नोटिफिकेशंस डालती हूँ कि क्या क्या हम पढ़ने वाले हैं या क्या क्या वीडियोस के लिंक वगैरह, तो वो आपके लिए यूजफुल रहेगा इफ यू विल फॉलो मी ऑन फेसबुक एज वेल। आज की क्लास को शुरू करते हैं, बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तो आज हम कर रहे हैं क्लास 9th का हिस्ट्री सीबीएसई बोर्ड का, और हिस्ट्री में हम चैप्टर नंबर 2 कर रहे हैं विच इज सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रेवोल्यूशन। तो हम कर रहे हैं सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रेवोल्यूशन। सोशलिज्म का मतलब क्या होता है? समाजवाद, यानी कि एक ऐसी सोसाइटी वेयर एवरीवन इज इक्वल और जहां पर प्राइवेट प्रॉपर्टी भी नहीं है, कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है। समाज में सबके पास में कम्युनिटी ओन लैंड है और सबके पास में बराबर लैंड है। ये मैंने अपनी वीडियो 1 में डिस्कस किया था। फिर मैंने वीडियो 1 में आपके साथ में ये भी डिस्कस किया था कि लिबरल्स होते हैं, रेडिकल्स होते हैं, कंजर्वेटिव्स होते हैं। 3 तरीके के लोगों की या उनके आइडियाज की मैंने आपके साथ में बात की थी। फिर मैंने आपके साथ में कार्ल मार्क्स के आइडियाज को डिस्कस किया था। कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स ने सोशलिज्म के बारे में क्या बोला, तो वो सारी चीजें हमने डिस्कस करी थी। उसके बाद हमने कमिंग ऑफ सोशलिज्म इन यूरोप पढ़ा। आगे की वीडियोस में 2nd, 3rd, 4th, 5th जितनी भी वीडियोस रही हैं, तो किस तरीके से सोशलिज्म का इन्फ्लुएंस यूरोप में आया था। जो प्रीवियस वीडियो थी उसमें हमने थोड़ा थोड़ा रशिया के कॉन्टेक्स्ट में चीजों को समझने लगे थे हम कि रशिया के अंदर क्या होता था और सोशलिज्म कैसे रशिया में भी आया। ये मैंने अपनी लास्ट क्लास में आपके साथ डिस्कस किया था। और लास्ट क्लास में मैंने आपको ये भी बताया था कि वर्कर्स के बारे में बताया था कि उस समय पर जो इंडस्ट्रीज थी, इंडस्ट्रीज किस तरीके से काम कर रही थी और वर्कर्स और जो पेजेंट्स थे उनकी क्या सिचुएशन थी और उसकी वजह से रेवोल्यूशन कैसे आया। मतलब मान लो अगर कहीं पे भी किसी भी कंट्री में हमें रेवोल्यूशन लाना है तो वो रेवोल्यूशन कैसे आएगा? वहां की इकोनॉमी में चेंज होगा तो रेवोल्यूशन आएगा, यानी कि अर्थव्यवस्था में अगर चेंज होगा तो रेवोल्यूशन आएगा। तो वहां पर हमने ये पढ़ा कि वर्कर्स की कंडीशन अच्छी नहीं थी, जो इंडस्ट्रियल लेबरर्स थे they were being exploited, उनकी कंडीशन अच्छी नहीं थी, पेजेंट्स की कंडीशन अच्छी नहीं थी। तो हमने ये पढ़ा। अब आज की क्लास में मैं यहां से शुरू कर रही हूँ द रशियन रेवोल्यूशन। रशिया के केस में स्पेसिफिकली हम बात करेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है और टर्ब्यूलेंट टाइम द 1905 रेवोल्यूशन। 1905 का रेवोल्यूशन बहुत ही इंपॉर्टेंट रेवोल्यूशन है। आप यूपीएससी के लिए पढ़ रहे हो, आप एसएससी के लिए पढ़ रहे हो, आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए पढ़ रहे हो, क्लास 9th के लिए पढ़ रहे हो, या फिर सिर्फ रशिया को समझने के लिए पढ़ रहे हो, तो 1905 रेवोल्यूशन इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इससे इंपॉर्टेंट कोई रेवोल्यूशन ही नहीं है रशिया की हिस्ट्री में। 1905 एक ऐसा रेवोल्यूशन है जो सबको ही पढ़ना चाहिए। अगर आप रशिया को समझना चाहते हो, रशिया की आइडियोलॉजी को समझना चाहते हो, इवन इफ अगर आप पॉलिटिकल साइंस के भी स्टूडेंट हो तो भी आपको 1905 रेवोल्यूशन रशिया का पता होना चाहिए। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये एक उस समय पर एक टर्ब्यूलेंट टाइम था, यानी कि टाइम एक ऐसा संघर्षमय समय था, एक ऐसा टाइम प्रोसेस था जब 1905 रेवोल्यूशन में बहुत सारी चीजें हुई हैं। तो देखते हैं कि क्या क्या हुआ। रशिया वॉज एन ऑटोक्रेसी। अब देखिए बहुत सारी चीजें होती हैं। नंबर 1 होता है आपका डिक्टेटरशिप, जब कोई तानाशाह बन के बैठता है। मोनार्की मतलब कोई राजा बन के बैठा। अब एक नया शब्द हमारे सामने आया है, वो शब्द क्या है? ऑटोक्रेसी।
Now, what do we really understand by the term autocracy? अगर मैं किसी को बोलूं कि रशिया was an autocracy at that point of time, कि उस समय पर जो रशिया था वो ऑटोक्रेसी था, तो ऑटोक्रेसी का मतलब क्या? ऑटोक्रेसी का मतलब होता है गवर्नमेंट रूल्ड बाय वन पर्सन, एक ऐसी सरकार जो कि एक पर्सन से रूल किया जाता है. एंड हु इज दैट वन पर्सन? रशिया के अंदर वो एक इंसान कौन था? जार निकोलस II. ऑटोक्रेसी का मतलब होता है एक ऐसी सरकार जहां पर एक ही रूलर है, गवर्नमेंट, पूरी गवर्नमेंट को एक ही इंसान रूल कर रहा है, उसे हम ऑटोक्रेसी कहते हैं. और रशिया में उस समय पर एक ऑटोक्रेटिक रूलर कौन था? जार निकोलस II. जो आपका जार निकोलस II थे वो उस समय पर एक ऑटोक्रेट लीडर थे. अब आगे चलते हैं. ऑटोक्रेसी यानी कि एक का रूल. अब जब एक ही इंसान का रूल है तो ऑब्वियसली वो अपने माइंड के अकॉर्डिंग ही सारे डिसीजंस को लेगा, सारी चीजें अपने अकॉर्डिंग ही करेगा. तो क्या हुआ, मैंने अपनी फर्स्ट वीडियो में आपको बताया था लिबरल्स के बारे में. अगला जो वर्ड है वो क्या है? लिबरल्स. तो कह रहे हैं कि लिबरल्स इन रशिया कैंपेन्ड टू एंड ऑटोक्रेसी. जितने भी लिबरल्स हैं रशिया के अंदर, उन्होंने क्या किया? कैंपेन किया. किस लिए कैंपेन किया? इन ऑर्डर टू एंड ऑटोक्रेसी. ऑटोक्रेसी को एंड करने के लिए लिबरल्स ने रशिया के अंदर क्या किया? कैंपेन किया. टुगेदर विद सोशल डेमोक्रेट्स, सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरीज, ठीक है, एंड वर्कर्स एंड पेजेंट्स. तो कह रहे हैं जो लिबरल्स कौन होते हैं? अगर आपने वीडियो 1 नहीं देखी है देन प्लीज गो बैक एंड डू वॉच इट. उसमें पार्ट 1 में मैंने लिबरल्स को काफी ग्रेटर डिटेल में बताया है. लिबरल्स बेसिकली वो लोग होते हैं जो कि फ्रीडम चाहते हैं, ठीक है, कंट्री को फ्रीडम मिले और फ्रीडम के अनुसार सारी चीजें हो. तो कह रहे हैं जो लिबरल्स हैं रशिया में, उन्होंने कैंपेन किया कि हमें ऑटोक्रेसी से फ्री कर दो, ठीक है, हमें जो एक ही रूलर का जो रूल है, जो कि जार का रूल है, हमें उसे फ्री कर दो. तो किसने सपोर्ट किया? पहला लिबरल्स. दूसरा, दिस इज योर नंबर 1, लिबरल्स ने सपोर्ट किया. दूसरा सोशल डेमोक्रेट्स. अब सोशल डेमोक्रेट्स कौन होते हैं? ये मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस में बताया है. जब मैंने RSDWP वाली जो पार्टी है उसके बारे में बताया था, तो तब मैंने बताया था सोशल डेमोक्रेट्स, यानी कि वो सोशलिस्ट जो कि थोड़ा थोड़ा डेमोक्रेसी को भी फेवर करते हैं, दोज वर सोशल डेमोक्रेट्स. और तीसरे हो गए आपके सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरीज. मैंने आपको बताया था प्रीवियस वीडियो में कि रेवोल्यूशनरीज, एक सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी पार्टी बनाई गई थी, तो वो रेवोल्यूशनरीज. एंड 4th नंबर पे आपके वर्कर्स एंड पेजेंट्स. तो यानी कि ऑटोक्रेसी रूल था, एक ही राजा का रूल था, वो कौन था? जार. उस रूल के अगेंस्ट कौन कौन था? लिबरल्स था, सोशल डेमोक्रेट्स, सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरीज एंड वर्कर्स एंड पेजेंट्स. ये 4 लोग या ये 4 ग्रुप ऑफ पीपल वर अगेंस्ट जार के ये अगेंस्ट थे. अब ऑब्वियसली जार की कुछ ऐसी पॉलिसीज रही होंगी जिसकी वजह से वो इसके अगेंस्ट हो गए, यानी कि एक ही तानाशाह बनकर अपने ऑर्डर चला रहा है, तो ऑब्वियसली पीपल विल गो अगेंस्ट दैट पर्सन. वो ऑटोक्रेसी के अगेंस्ट हो गए. तो कौन कौन से लोग अगेंस्ट थे? लिबरल्स, सोशल डेमोक्रेट, ठीक है, सोशल डेमोक्रेट और सोशलिस्ट, या इसको सोशलिस्ट कर लो, सोशलिस्ट डेमोक्रेट या सोशल डेमोक्रेट्स एंड सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरीज एंड वर्कर्स एंड पेजेंट्स. अब आगे बात करते हैं ड्यूरिंग द रेवोल्यूशन ऑफ 1905. अब उस रेवोल्यूशन में आप किसी भी पेपर की तैयारी कर रहे हैं तो आपसे ये पूछेंगे कि उस रेवोल्यूशन में हुआ क्या. पहले तो आपको कहानी समझनी पड़ेगी. अगर आपको एक बेस लाइन, एक स्टोरी लाइन क्लियर है, उसके बाद ही तो आप उसमें हिस्टोरियंस के ओपिनियन डालेंगे ना हिस्ट्री के अंदर. अगर आप यूपीएससी कंटेक्स्ट से हिस्ट्री की ये वीडियो देख रहे हैं क्लास 9th के लिए, मैं आपको बार बार एक बात बता दूं कि अगर आप यूपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो एनसीईआरटीज आर योर बाइबल, ठीक है. एनसीईआरटी को आपको बाइबल की तरह पढ़ना है. अगर आपने एनसीईआरटीज को काफी ग्रेटर डिटेल में स्टडी कर लिया तो आप समझ जाओगे कि आपका एक बेस बन चुका है यूपीएससी के लिए.
So during the revolution of 1905, all of them demanded कॉन्स्टिट्यूशन. किस किसने कॉन्स्टिट्यूशन की डिमांड करी? सोशल डेमोक्रेट्स ने, सोशल रेवोल्यूशनरीज ने, वर्कर्स एंड पेजेंट्स ने, इन और लिबरल्स ने भी, इन सब ने क्या डिमांड किया कि देयर शुड बी अ कॉन्स्टिट्यूशन. तो इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को डिमांड किया कि एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए. ऐसा नहीं कि सिर्फ जार की बातें मानी जाती हैं, कुछ एक संविधान होना चाहिए, एक कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए जिसके थ्रू रशिया के अंदर वहां पर चीजें हों. आई होप इतना समझ में आ गया. सो एज वी आर डूइंग द रशियन रेवोल्यूशन, और इसके अंदर भी हम 1905 का रेवोल्यूशन आज की क्लास में पढ़ रहे हैं. सो लिखा है अ टर्ब्यूलेंट टाइम द 1905 रेवोल्यूशन, यानी कि 1905 के रेवोल्यूशन की बात कर रहे हैं. अभी पीछे मैंने आपको बताया कि ऑटोक्रेसी के बारे में. जार एक ऑटोक्रेटिक रूलर था और बाकी लोग अपोज कर रहे थे कि भाई हमें जार नहीं चाहिए, जार एक अच्छा राजा नहीं है. तो अब आगे शुरू करते हैं कि क्या हुआ बेसिकली उस रेवोल्यूशन में. उस रेवोल्यूशन को किन किन लोगों ने सपोर्ट किया. अगर वो रेवोल्यूशन हो रहा है तो ऑब्वियसली वहां पर कुछ प्रॉब्लम होगी, कोई क्राइसिस की सिचुएशन होगी. तो वो क्राइसिस क्या था, वो सारी चीजें अब हम देखते हैं. तो लिखा है दिस रेवोल्यूशन वॉज सपोर्टेड बाय नेशनलिस्ट इन पोलैंड एंड जदीदिस्ट इन मुस्लिम डोमिनेटेड एरियाज. कह रहे ये जो रेवोल्यूशन है 1905 का रेवोल्यूशन, इस रेवोल्यूशन को किस किसने सपोर्ट किया. पहले तो हमने ये पढ़ लिया कि लिबरल्स ने सपोर्ट किया, सोशल डेमोक्रेट्स ने सपोर्ट किया, सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरीज ने सपोर्ट किया. लेकिन हम कह रहे हैं दिस रेवोल्यूशन वाज सपोर्टेड बाय नेशनलिस्ट इन पोलैंड एंड जदीदिस्ट इन मुस्लिम डोमिनेटेड एरियाज. तो नेशनलिस्ट इन पोलैंड में भी सपोर्ट किया और मुस्लिम डोमिनेटेड एरियाज में भी सपोर्ट किया. अब कह रहे हैं द ईयर 1904, अगर हम 1904 की बात करें, 1904 की बात करें, सो वॉज बैड वन फॉर दी रशियन वर्कर्स. ये एक ऐसा समय था जो कि रशियन वर्कर्स के लिए बहुत ही ज्यादा बुरा समय था. अब क्यों बुरा था वर्कर्स के लिए ये समय? एक्चुअली बुरा क्यों हुआ? किसी के लिए भी कोई भी समय कब बुरा होता है. हमारे लिए कोरोना पैंडेमिक क्यों बुरा था? क्योंकि उस समय पर हमारी इकोनॉमी क्या हो गई थी, एकदम अनस्टेबल हो गई थी. ठीक है, तो वहां पर हमें कुछ भी मतलब इकोनॉमिक, कोई जॉब पे नहीं जा पा रहा, किसी का बिजनेस नहीं चल रहा, तो उसकी वजह से क्या हो रहा, इकोनॉमी में प्रॉब्लम आई, तो क्राइसिस हुआ. तो उस समय का रेवोल्यूशन 1905 में रेवोल्यूशन हुआ, उससे एक साल पहले से ही रशिया के अंदर प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो गई थी. सो 1904 वाज बैड वन फॉर द रशियन वर्कर्स. क्या क्राइसिस हुआ? क्राइसिस ऑफ एसेंशियल गुड्स. अब आप कोरोना पैंडेमिक से रिलेट करना. अब उस समय पर क्या हुआ था, लोगों के पास खाने को नहीं था, मतलब मिडिल क्लास के पास था, जो काफी गरीब थे उनके पास में नहीं था, इसलिए गवर्नमेंट ने फ्री में उस समय पर राशन सप्लाई किया था. तो कह रहे कि क्राइसिस ऑफ एसेंशियल गुड्स हुआ था उस समय पर रशिया के अंदर, और प्राइसेस बढ़ गए थे. किसी भी चीज की अगर शॉर्टेज है तो ऑब्वियसली उसके प्राइस बढ़ जाएंगे. अगर खाना मिल नहीं रहा तो वो खाने को क्या करेंगे, जिसके पास ज्यादा पैसा होगा वो ज्यादा पैसे देंगे, तभी एसेंशियल गुड्स मिलेंगी. एसेंशियल गुड्स मतलब क्या, रोटी हो गई, खाने की चीजें जितनी भी हो गई वो आपका एसेंशियल चीजों में आ गया. सो क्राइसिस ऑफ एसेंशियल गुड्स हुआ जिसकी वजह से प्राइसेस बढ़ गए, और जो रियल वेजेस डिक्लाइंड बाय 20%. रियल वेजेस डिक्लाइंड बाय 20% का मतलब क्या होता है कि यानी कि लोगों की वेज उतनी ही है, लोगों की वेज नहीं चेंज हुई है. मतलब अगर कोई 10,000 रुपए कमा रहा है तो उसकी इनकम 10,000 रुपए ही है, लेकिन प्राइजेस 20,000 रुपए के हो गए, यानी कि खर्चे एक्सपेंसेस 20,000 रुपए के हो गए. तो यानी कि रियल वेजेस क्या हो गए, वेज उतनी ही है बेटा, जितनी सैलरी थी उतना ही है, लेकिन उनका एक्सपेंडिचर बढ़ गया. तो रियल वेजेस डिक्लाइंड बाय 20%. उसके बाद में कह रहे हैं मेंबरशिप ऑफ वर्कर्स एसोसिएशंस रोज रैपिडली. अब ये सारी प्रॉब्लम्स थी, ये क्राइसिस हुआ, तो जिसकी वजह से अब जो वर्कर्स एसोसिएशन थे उन्होंने अपनी मेंबरशिप बनाने लगे, अलग अलग ऐसे संगठन बनाने लगे, वर्कर्स एसोसिएशन बनाया और उनकी मेंबरशिप बढ़ने
लगी। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि किस तरीके के क्राइसिस हो रहे थे उस समय में। सो एज वी आर डूइंग द रशियन रेवोल्यूशन और 1905 रेवोल्यूशन को हम पढ़ रहे हैं, तो अब हमने ये देखा कि रशिया के अंदर एक सिचुएशन ऑफ क्राइसिस था, कि यानी कि क्राइसिस से भरी सिचुएशन थी। तो क्राइसिस क्यों था? क्योंकि लोगों को एसेंशियल गुड्स नहीं मिल रही थी। सो देयर वाज अ कॉल फॉर इंडस्ट्रियल एक्शन। एक इंडस्ट्रियल एक्शन के लिए कॉल हुआ। वो कॉल कैसा था? उधर क्या हुआ कि 10,000 वर्कर्स वेंट ऑन स्ट्राइक। 10,000 वर्कर्स कहां पर चले गए? स्ट्राइक के लिए चले गए। एंड रिडक्शन इन वर्किंग आवर्स, तो 8 घंटे की क्या करी गई? डिमांड करी गई कि वर्किंग आवर्स कितने होने चाहिए? 8 घंटे के होने चाहिए। वर्कर्स ने बोला, इंडस्ट्रियल एक्शन हुआ, मतलब 1905 के रेवोल्यूशन के अंदर जो आपके वर्कर्स थे वो बहुत ज्यादा दुखी थे। वो दुखी क्यों थे? उन्होंने बोला 10,000 वर्कर स्ट्राइक पे चले गए। अब 10,000 वर्कर अगर स्ट्राइक पे जाएंगे तो इसका मतलब दे आर अनहैप्पी विद द इंडस्ट्रियल कंडीशंस व्हिच इज प्रेजेंट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है, जो इंडस्ट्रियल कंडीशंस उस समय पर होंगी उससे वर्कर्स दुखी होंगे। तो 10,000 वर्कर्स वेंट ऑन स्ट्राइक, 10,000 वर्कर्स स्ट्राइक पे चले गए। और क्या हुआ? रिडक्शन इन वर्किंग आवर्स। इन्होंने डिमांड किया कि हमें 8 घंटे ही काम करेंगे, 8 घंटे से ज्यादा काम नहीं करेंगे। तो पहले तो वर्कर्स से 16-16 घंटे काम कराया जा रहा था रशिया के अंदर। उन्होंने बोला कि हम सिर्फ कितने घंटे काम करेंगे? 8 घंटे काम करेंगे। एंड इन्होंने और क्या डिमांड करी? ये सारी इनकी डिमांड्स है। ये क्या इनकी डिमांड्स है? तो इन्होंने क्या डिमांड किया वर्कर्स ने? इन्होंने डिमांड किया, पहले 10,000 वर्कर्स स्ट्राइक पे चले गए, फिर उन्होंने बोला कि वर्किंग आवर्स कम होने चाहिए। दूसरा, हमारी जो वेजेस है उसको क्या होना चाहिए? इंक्रीज होना चाहिए, यानी कि हमें ज्यादा सैलरी मिलनी चाहिए। जिन हम इंडस्ट्रीज में काम कर रहे हैं तो इंडस्ट्रीज के अंदर हमें इंक्रीज इन वेजेस होना चाहिए, हमें ज्यादा पैसे मिलने चाहिए। फिर फोर्थ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज इम्प्रूवमेंट इन वर्किंग कंडीशंस। जो वर्किंग कंडीशंस है वर्कर्स की वो इम्प्रूव होनी चाहिए। जैसे कि मैंने आपको बताया था, जो वर्कर्स थे इंडस्ट्रियल वर्कर्स, अगर आपने प्रीवियस वीडियोस देखी होंगी तो उसमें आपने देखा होगा कि जो इंडस्ट्रियल वर्कर्स हैं उनकी वर्किंग कंडीशन कैसी थी? उनको डॉर्मेट्रीज में सुलाया जाता था। एक के साथ एक बंदे सो रहे हैं, एक ही ओपन सा स्पेस है, उधर डॉर्मेट्रीज बनी हुई है, या किसी किसी को एक आध इंसान को रूम प्रोवाइड होता था। तो यानी कि वहां की वर्किंग कंडीशंस अच्छी नहीं थी। उनको 16-16 घंटे काम कराया जा रहा है, वो भी अच्छा नहीं था, और सैलरी भी बहुत कम थी। अब क्राइसिस की सिचुएशन ये हुई कि एसेंशियल गुड्स के प्राइस बढ़ गए। अब एसेंशियल गुड्स के जब प्राइस बढ़ गए तो उनकी जो रियल वेजेस थी, रियल टाइम में जो वर्कर की वेज थी वो कम हो गई। यानी कि वेज उतनी ही थी। मान लो अगर कोई 10,000 कमा रहा है तो वो 10,000 ही कमा रहा है, लेकिन खर्चे 20,000 के हो गए। तो ऑब्वियसली उसकी वेज तो, रियल वेज तो उसकी अकॉर्डिंग टू द एक्सपेंडिचर उसकी कम हो गई। तो उस वजह से 10,000 वर्कर्स स्ट्राइक पे चले गए रेवोल्यूशन के दौरान। उन्होंने डिमांड्स रखी, उन्होंने बोला कि हमें 8 घंटे वर्क करने की दो, 8 घंटे हम काम करेंगे, उससे ज्यादा हम काम नहीं करेंगे। इन्होंने बोला कि रिडक्शन इन वर्किंग आवर्स होना चाहिए, इंक्रीज इन वेजेस होना चाहिए, हमारी सैलरी बढ़ा दो, पैसे बढ़ा दो, और वर्किंग कंडीशंस को इम्प्रूव करो। अब आगे हम ब्लडी संडे को डिस्कस करेंगे कि क्या क्या हुआ। इवेंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। आई होप आपको इतना समझ में आ गया है। सो एज वी आर डूइंग द रशियन रेवोल्यूशन, एंड रशियन रेवोल्यूशन के अंदर हम कर रहे हैं और टर्ब्यूलेंट टाइम, यानी कि ये एक बहुत ही डिफिकल्टी वाला टाइम था। द 1905 रेवोल्यूशन, यानी कि रशिया के अंदर जो 1905 का रेवोल्यूशन हुआ था, ये बहुत ही आपका एक टर्ब्यूलेंट टाइम था। तो आगे बात करते हैं ब्लडी संडे। ब्लडी संडे उस समय का वेरी 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 इंपॉर्टेंट इवेंट रहा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट इवेंट आपका कौन सा रहा है 1905 रेवोल्यूशन के लिए? ब्लडी संडे। अब इस इवेंट में क्या हुआ, ये क्यों इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर क्या हुआ? द वर्ड सजेस्ट ब्लडी संडे मतलब रिलेटेड टू
ब्लड। तो ब्लड का मतलब क्या हो गया कि ऑब्वियसली उस समय पर क्या हुआ होगा, ब्लड शेड हुआ होगा, यानी कि बहुत ज्यादा खून खराबा हुआ होगा। यानी कि एक ऐसा संडे की बात करेंगे, जैसे संडे मॉर्निंग्स कैसी होती है, एकदम शांत, बंदा आराम से सो के उठता है, 10 बजे तक सो रहा है, दैट इज व्हाट हैपन एट ऑन संडे मॉर्निंग्स ना। तो ब्लडी संडे मतलब एक ऐसा संडे जब पूरा जो सिटी है रशिया के अंदर, या जो पूरा रशिया है, वो पूरा का पूरा किससे भरा हुआ है, इट इज फिल्ड विथ ब्लड, पूरा खून से भरा हुआ है। तो ऐसी सिचुएशन हमें इमेजिन करनी है। ये रशिया के अंदर एक बहुत ही दर्द भरा समय था, वेरी डिफिकल्ट टाइम, बहुत ही खतरनाक टाइम था। तो उस समय पर क्या हुआ, जो सबसे पहले लिख लेना, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपके पेपर में हर बार ही पूछा जाता है। तो एक जगह थी विंटर पैलेस। विंटर पैलेस के अंदर क्या हुआ, मतलब जो वर्कर्स थे वर अटैक्ड बाय पुलिस एट कोसैक्स। तो वर्कर्स को किसने अटैक किया, पुलिस ने, और जो वहां के जो आर्मी वाले होते हैं उन्होंने मतलब बेसिकली वहां के लोगों को अटैक करना शुरू कर दिया। दिस स्टार्टेड अ चेन ऑफ इवेंट्स। अब इसके अंदर हुआ क्या, अबाउट 100 वर्कर्स वर किल्ड एंड 300 वुंडेड। देखिए ये जो नंबर्स लिखे होते हैं ना, कि सिर्फ 100 वर्कर्स किल्ड हुए और 300 वुंडेड हुए, ये सिर्फ बुक्स के इवेंट्स हैं। इन रियलिटी ये इवेंट में जो हुआ होता है वो उससे कहीं गुना ज्यादा हुआ होता है। ये सिर्फ कहने की बात है कि 100 वर्कर्स वर किल्ड, 300 वुंडेड, लेकिन जो ओरिजिनलिटी होती है ना, ये सिर्फ किताबों में ऐसा लिखा होता है कि इतना हुआ इतना हुआ, लेकिन इन रियलिटी जो इंसिडेंट हुआ होता है, उसकी जो रियलिटी होती है, उसमें बहुत हंड्रेड्स में लोग मारे गए, ठीक है, उससे कई ज्यादा हंड्रेड्स में वुंडेड होंगे या थाउजेंड्स में वुंडेड होंगे। रियलिटी, रियल फिगर्स तो कभी भी बुक्स में आ ही नहीं पाते। तो 100 वर्कर्स उस समय बुक में लिखा हुआ है एंड 300 वुंडेड लिखा हुआ है। आगे देखते हैं। तो हुआ क्या कि ब्लडी संडे पे इतना ज्यादा ब्लड शेड किया किसने, तो ऑब्वियसली आपका जो रूलर था उस समय पर जार, उसने किसको भेजा, पुलिस को भेजा, कोसैक्स को भेजा, और इतने लोगों को मारना शुरू कर दिया। और इससे एक कैसे एक चेन ऑफ इवेंट्स चालू हुए वो देखते हैं। दिस स्टार्टेड अ चेन ऑफ इवेंट्स। ब्लडी संडे से आप समझ जाना कि उस समय पर क्या हुआ, ब्लड शेड हुआ, बहुत सारे वर्कर्स को क्या किया गया, मारा गया, और एक चेन ऑफ इवेंट्स हुए। तो वो चेन ऑफ इवेंट्स क्या थे, इन द 1905 रेवोल्यूशन स्ट्राइक्स ऑल ओवर द कंट्री। जब ब्लडी संडे इंसिडेंट हुआ, यानी कि जब आपका जो जार था उसने क्या किया, ऑर्डर किया पुलिस को कि जितने वर्कर्स हैं सबको मार दो, जितने भी विंटर पैलेस की तरफ वर्कर्स आ रहे हैं आप सारे वर्कर्स को क्या करो, मार दो, कॉमन पब्लिक को, जितने सिविलियंस हैं उनको मारना शुरू कर दो। जब ये इवेंट हुआ और इतने लोग मारे गए हंड्रेड्स में, तो क्या हुआ, आपका 1905 रेवोल्यूशन एक तरीके से स्टार्ट हुआ। और उस रेवोल्यूशन में हुआ क्या क्या, जब लोगों ने इतना ज्यादा ब्लड शेड देखा, जैसे हमारे इंडिया के अंदर जब जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ था, तो उसके बाद एक इंडियन जो मूवमेंट था अगेंस्ट ब्रिटिशर्स, वो एक लार्ज स्केल पर स्टार्ट हो गया था। सिमिलर मैनर में 1905 रेवोल्यूशन चालू हो गया। तो क्या हुआ, स्ट्राइक्स ऑल ओवर द कंट्री, पूरी कंट्री में क्या होने लगी, स्ट्राइक्स होने लगी। फिर यूनिवर्सिटीज क्लोज डाउन, जितनी भी यूनिवर्सिटीज थी वो सारी की सारी यूनिवर्सिटीज बंद हो गई। तीसरा, स्टूडेंट्स बॉडी स्टेट वॉकआउट्स। तो स्टूडेंट बॉडीज जो थे, यानी कि जैसे एसोसिएशंस होती हैं बच्चों की, या जो कॉलेज एसोसिएशंस होती हैं, वो हर चीज से वॉकआउट करने लगे। फिर क्या हुआ, स्टूडेंट कंप्लेंट अबाउट लैक ऑफ सिविल लिबर्टीज। स्टूडेंट्स ने क्या कंप्लेंट करना चालू कर दिया, अबाउट लैक ऑफ सिविल लिबर्टीज। सिविल मतलब रिलेटेड टू कॉमन, और लिबर्टीज मतलब रिलेटेड टू फ्रीडम। तो जो कॉमन फ्रीडम्स होती है, सिविल लिबर्टीज होती हैं, उसके रिगार्डिंग स्टूडेंट्स ने क्या करना शुरू कर दिया, कंप्लेंट करना स्टार्ट कर दिया।
आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। ब्लडी संडे इंपॉर्टेंट है। इस दिन क्या हुआ, बहुत ज्यादा ब्लडशेड हुआ, वर्कर्स को मारा गया। किसने मारा, पुलिस और कोसैक्स ने मारा, लेकिन ऑर्डर किसका था, ऑर्डर ऊपर से आपके जार का ऑर्डर था, जो वहां पर उस समय पर मोनार्क थे रशिया के अंदर। और उसकी वजह से 1905 रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ। और 1905 रेवोल्यूशन में क्या हुआ, पूरी कंट्री में स्ट्राइक्स लग गई, यूनिवर्सिटीज बंद हो गई, कॉलेज के स्टूडेंट्स जो एसोसिएशंस थी उन्होंने वॉकआउट करना स्टार्ट कर दिया कि अब हम किसी भी चीज में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। फिर क्या हुआ, जो स्टूडेंट्स थे, जो स्टूडेंट्स होते हैं ना, वो एक बहुत ही इफेक्टिव बॉडी होते हैं, ताकि मतलब वो कम्युनिकेट कर सकते हैं किसी भी मुद्दे को लेकर। तो उन्होंने लैक ऑफ सिविल लिबर्टीज मतलब जो कॉमन लोगों को जो फ्रीडम वगैरह मिलती है उसके रिगार्डिंग उन्होंने बात करनी स्टार्ट कर दी। आई होप इतना समझ में आ गया होगा। सो एज वी आर डूइंग द ब्लडी संडे का कॉन्सेप्ट हमने प्रीवियस स्लाइड में समझा है कि ब्लडी संडे क्या होता है। तो हमने पढ़ा कि एक ऐसा इवेंट जिसमें बहुत ज्यादा क्या हुआ है, ब्लडशेड हुआ है, बहुत ज्यादा किलिंग्स हुई हैं। अब उसमें हमने पढ़ा था दी 1905 रेवोल्यूशन, ब्लडी संडे हुआ। उसके बाद लोगों ने वहां पर क्या शुरू कर दिया, 1905 रेवोल्यूशन, 1905 का रेवोल्यूशन, यानी कि यूनिवर्सिटीज बंद होने लग गई, वर्कर स्ट्राइक्स पे चले गए। जो उसका 5th पॉइंट है वो ये है कि लॉयर्स, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स एंड मिडिल क्लासेस फॉर्म्ड यूनियंस ऑफ यूनियंस। उन्होंने, लॉयर्स ने, डॉक्टर्स ने, इंजीनियर्स ने और मिडिल क्लासेस ने क्या किया, अपना यूनियंस ऑफ यूनियंस फॉर्म करना स्टार्ट कर दिया, यानी कि सभाएं बनाना शुरू कर दिया, जैसे समिति बनाना शुरू कर दिया। तो उन्होंने यूनियंस बनाना शुरू कर दिया। अब वो यूनियंस ने क्या डिमांड करी, दे डिमांडेड अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। इन्होंने बोला कि जार का अत्याचार बहुत हो गया, जो आपके जार निकोलस II थे उन्होंने बहुत अत्याचार कर लिया, बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन कर लिया। तो अब क्या करते हैं कि हम एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिमांड करते हैं। ये डिमांड किसने रखी, आपके लॉयर्स, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, इन्होंने एक यूनियन बनाई और यूनियन ने कलेक्टिवली एक डिमांड रखी कि हम क्या करते हैं, एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिमांड करते हैं, यानी कि एक संविधान होना चाहिए जिसके थ्रू सारा वर्किंग हो। ऐसा ना हो कि सारी की सारी पावर एक ही राजा के हाथ में है, विच इज योर जार। ठीक है, अब आगे करते हैं। जार इस बात पे एग्री हो गया, क्योंकि ऑब्वियसली आप ये समझो कि यूनिवर्सिटी में कोई बच्चा नहीं जा रहा पढ़ने के लिए, सब लोग स्ट्राइक करके घर पे बैठे हैं, ठीक है, और जगह जगह पर एसोसिएशंस फॉर्म्ड हो रही हैं। तो जार को ऑटोमेटिकली इस बात को एग्री करना ही पड़ेगा कि भाई अब कुछ ना कुछ तो हमें चेंज लाना ही पड़ेगा, वरना तो मैं पूरी तरीके से हट जाऊंगा। तो अभी देखो, अभी जार पूरी तरीके से हटा नहीं है, लेकिन उसको हटाने के लिए उन्होंने पहले क्या बोला कि हम कह रहे हैं कि एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई जाए। तो जार क्रिएटेड इलेक्टेड कंसल्टेटिव पार्लियामेंट। जो आपका राजा था जार, उस राजा ने बोला कि हम एक इलेक्टेड कंसल्टेटिव पार्लियामेंट बनाते हैं, ठीक है। और ड्यूमा, आप इसको बोल सकते हो इलेक्टेड कंसल्टेटिव पार्लियामेंट या फिर ड्यूमा। एक ऐसा पार्लियामेंट को उन्होंने क्या नाम दिया, ड्यूमा बोला। अब उस ड्यूमा के अंदर 3 ड्यूमास बने, ठीक है। उस समय पर जो आपका ड्यूमा 1, दैट इज योर फर्स्ट ड्यूमा, जो आपका पहला ड्यूमा बनाया गया, जो इलेक्टेड कंसल्टेटिव पार्लियामेंट था, दैट गॉट रिमूव्ड इन 75 डेज। यानी कि 75 दिनों के अंदर, 75 डेज के अंदर क्या हो गया, आपका ड्यूमा रिमूव हो गया, पूरी तरीके से हट गया, ठीक है। एंड उसके बाद जो ड्यूमा 2 था आपका, ड्यूमा 2 गॉट रिमूव्ड इन 3 मंथ्स। 3 महीने के अंदर आपका जो आपका सेकेंड ड्यूमा था वो भी क्या हो गया, रिमूव हो गया। यानी कि एक ऐसा पार्लियामेंट बनाया गया, उस पार्लियामेंट में डिस्कशन हुई, डिबेट हो गई, लेकिन 75 डेज के अंदर वो ड्यूमा, फर्स्ट ड्यूमा गॉट डिसॉल्व्ड। तो पहला ड्यूमा डिसॉल्व हो गया, यानी कि पहला इलेक्टेड कंसल्टेटिव पार्लियामेंट जो बना, फर्स्ट ड्यूमा जो बना, दैट गॉट डिसॉल्व। फिर उसके बाद जो आपका सेकेंड ड्यूमा बना वो 3 महीने के अंदर डिसॉल्व हो गया, रिमूव हो गया। फिर उसके बाद जो आपका थर्ड ड्यूमा बना, ड्यूमा 3, कंसिस्टेड ऑफ कंजर्वेटिव पॉलिटिशियंस। अब जो आपका जो थर्ड ड्यूमा बना उसके अंदर कौन आते थे, कंजर्वेटिव पॉलिटिशियंस
और जो आपके लिबरल्स और रेवोल्यूशनरीज थे, दोज वर नॉट अलाउड इन योर थर्ड ड्यूमा। जार ने कंडीशन रख दी कि जितने आपके लिबरल्स हैं, रेवोल्यूशनरीज हैं, वो आपके थर्ड ड्यूमा के अंदर नहीं आएंगे और सिर्फ कंजर्वेटिव पॉलिटिशियंस ही आपके थर्ड ड्यूमा में आएंगे। तो अब आप सोच सकते हो क्या थर्ड ड्यूमा भी चलेगा कि नहीं चलेगा, कि आगे प्रॉब्लम्स आएंगी कि नहीं आएंगी। चलो आगे देखते हैं। सो एज वी हैव डिस्कस्ड कि जार ने उस समय पर क्या किया, ड्यूमा बनाया। अब जो आपका अगला टॉपिक है दैट इज फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड द रशियन एम्पायर। अब आपको पता है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर इतना ज्यादा एक क्रूशियल इवेंट है कि हम सदियों से इसको पढ़ रहे हैं, ठीक है। और तो अभी सदियां हुई नहीं है, मतलब एक कहने की बात है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इवेंट है। यू कैन नॉट मिस दिस इवेंट। अगर आप वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ते हो तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर वेरी वेरी क्रूशियल है। और इसके अंदर हम पढ़ेंगे एंड दी रशियन एम्पायर, मतलब कि रशिया के एम्पायर में उस समय पर कैसी कंडीशन थी या क्या था रशिया के अंदर, वो भी पढ़ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए हो जाता है। सो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब से कब तक हुई, 1914 टू 1918, यानी कि 1914 से लेकर 1918 के बीच में आपकी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई है। अच्छा, सेकेंड वर्ल्ड वॉर कब हुई है, मैक्सिमम बच्चों को पता होगा या किसी को नहीं भी पता होगा तो उनके लिए बता दूं जिनको नहीं पता है। 1939 से लेकर 1945 तक आपका सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ है और जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ है वो 1914 टू 1918 के बीच में, 1914 से 1918 के बीच में। अब जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था उस समय पर ऐसे पावर को दो हिस्सों में बांटा गया था। एक बनी थी आपकी सेंट्रल पावर एंड एक बनी थी आपकी अलाइड पावर। अलाइड का मतलब होता है फ्रेंड, कि मेरे जो फ्रेंड कंट्रीज हैं वो इकट्ठे आ गए। तो अलाइड पावर में जो फ्रेंड्स थे आपस में वो लोग इकट्ठे आ गए। सेंट्रल पावर में जो कंट्रीज आपस में फ्रेंड्स थी वो वाली कंट्रीज इकट्ठे आ गई। तो सेंट्रल पावर में कौन कौन सी कंट्री आई, जर्मनी, ऑस्ट्रिया एंड टर्की। देखिए फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के अंदर बहुत सारी कंट्रीज थी, ये सिर्फ कुछ इंपॉर्टेंट कंट्रीज के नाम है। एक्चुअली इन रियलिटी तो बहुत सारी, ऑलमोस्ट पूरा वर्ल्ड ही आपका फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के अंदर इन्वॉल्व था। बट द मेन कंट्रीज विच वर इन्वॉल्व वो सेंट्रल पावर में कौन कौन सी थी, जर्मनी, ऑस्ट्रिया एंड टर्की। और अलाइड पावर में आपकी कौन कौन सी कंट्री थी, फ्रांस, ब्रिटेन, रशिया, ठीक है, फ्रांस, ब्रिटेन एंड रशिया। एंड लेटर ऑन इटली एंड रोमानिया गॉट एडेड इनटू योर अलाइड पावर। इटली और रोमानिया आपके अलाइड पावर में बाद में एड ऑन हुए। जब इन ग्रुप ऑफ कंट्रीज के साथ क्या हुआ, लड़ाई हुई, सो दे गॉट विक्टोरियस। ये कंट्री वाले दे वॉन, मतलब ये लोग जीत गए थे और ये लोग क्या हो गए थे, डिफीटेड। ये डिफीट हो गए थे, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, टर्की वाले। सेंट्रल पावर बेसिकली आपकी डिफीट हो गई थी और अलाइड पावर की विक्ट्री हुई थी। ये समझना हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखो अलाइड पावर की हुई विक्ट्री, रशिया किस साइड है, विक्ट्री की साइड है। लेकिन अगर हम कोई भी वॉर लड़ते हैं तो अगर मान लो हमारी विक्ट्री भी हो गई, ठीक है, युद्ध हुआ, वॉर हुई, हमने भी कुछ एटम बॉम्ब्स फेंके या कुछ भी, कोई भी बॉम्ब फेंका और सामने वाली कंट्री ने भी फेंका, लड़ाई हुई, हम जीत गए, लेकिन फिर भी हमें कुछ लॉसेस तो हुए ही होंगे। वॉर एक ऐसी चीज है जिसमें आप कुछ भी कर लो आपकी कंट्री को भी लॉस होगा ही होगा, नो मैटर हाउ पावरफुल यू आर, ठीक है। सो क्या हुआ, रशिया के अंदर उस समय पर 7 मिलियन कैजुअलिटीज हैपन। कैजुअलिटीज मतलब डेथ हुई। 1 मिलियन इज इक्वल्स टू 10 लाख। 1 मिलियन में 10 लाख होता है, तो 7 मिलियन में कितना हो गया, 70 लाख लोग मर गए, समझ लो। तो 70 लाख लोग मरने का मतलब समझ रहे हो आप कितना ज्यादा। रशिया के अंदर वैसी पॉपुलेशन इतनी हाई पीक में नहीं है और वैसे 70 लाख लोग मर गए उस समय पर। उस समय पर ऑटोक्रेसी became unpopular. Autocracy was unpopular at that point of time. Autocracy क्या होता है, ऑटोक्रेसी मतलब गवर्नमेंट रूल्ड बाय 1 पर्सन, और वो 1 पर्सन कौन था, आपका जार। तो जार के लिए सब लोग क्या हो गए,
अनपॉपुलर मतलब जार को अब कोई भी फेवर या सपोर्ट नहीं कर रहा, क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ है, लोग इतने मर गए, तो ऑब्वियसली वो वहां के रूलर को हेट ही करेंगे, उनको वो रूलर अच्छा तो नहीं लगने वाला। फिर क्या हुआ, जब कोई भी वॉर होगी, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई है, तो ऑब्वियसली बहुत ज्यादा क्या हुए होंगे, इकोनॉमिक लॉसेस। तो इकोनॉमिक लॉस हुआ, इकोनॉमिक लॉस में क्रॉप्स एंड बिल्डिंग्स गॉट डिस्ट्रॉयड। तो जितनी भी आपकी क्रॉप्स थी, यानी कि जो आपकी फसलें थी, वो सारी की सारी क्रॉप्स आपकी क्या होने लगी, डिस्ट्रॉय होने लगी। क्रॉप्स एंड बिल्डिंग गॉट डिस्ट्रॉयड। और इंडस्ट्रियल लॉसेस, इंडस्ट्रीज को भी बहुत बड़े बड़े लॉसेस हुए। फिर उसके बाद में एसेंशियल आइटम्स वर नॉट अवेलेबल फॉर द सिविलियंस। सिविलियंस मतलब कॉमन लोग, जो कॉमन आम प्रजा होती है, जनता होती है, उस जनता के लिए एसेंशियल आइटम्स अवेलेबल ही नहीं थी, यानी कि खाने के लिए रोटी नहीं है, जितनी भी एसेंशियल चीजें हैं वो सारी चीजें वहां के अंदर, रशिया के अंदर शॉर्टेज इन सब चीजों की होने लगी। ऑल्दो रशिया वाज विक्टोरियस, बट फिर भी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का इतना हार्मफुल इफेक्ट था कि 7 मिलियन कैजुअलिटीज हो गई, ऑटोक्रेसी अनपॉपुलर हो गई, इकोनॉमिक लॉसेस हुए, इंडस्ट्रियल लॉसेस हुए, लोगों के पास एसेंशियल आइटम्स नहीं है खाने के लिए, ठीक है। सो दीज वर द थिंग्स व्हिच हैपेंड ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। अब ये सारी जो चीजें हुई, इसकी वजह से क्या हो गया, जार क्या हो गया, अनपॉपुलर। ऑब्वियसली अब क्या होगा, आपका रेवोल्यूशन होगा, किसको हटाने के लिए, जार को हटाने के लिए। सो इन आवर नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द फेब्रुअरी रेवोल्यूशन इन पेट्रोग्राड, और उसको हम काफी ग्रेटर डिटेल में स्टडी करेंगे। आई होप आपको आज की वीडियो समझ में आई होगी। If you have any queries or doubts, then you can write down in the comment section. I would be happy to answer it. अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। We are like very near to 1K सब्सक्राइबर्स, हो सकता है कि हमारे जल्दी 1K सब्सक्राइबर्स हो जाए। तो आप सबके लिए भी मैं आभारी हूँ कि आप सब लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you so much for watching the video.